तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम खमागणे दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, कल जो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मतलब 173 हो गए हैं जब तक मैं पढ़ रही हूँ इस पोस्ट के क्वेश्चन तब तक। तो मुझे नहीं लगता कि 173 का तो मैं रिप्लाई दे पाऊँगी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन सेम होते हैं। वो तो सब अपने अपने पर्सपेक्टिव से लिख देते हैं, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन सेम है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो सेम क्वेश्चन है उनको मैं ले पाऊँ और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, और मैं पीछे से शुरू कर रही हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वहाँ से शुरू कर रही हूँ। और आज की वीडियो में सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर ही करने वाली हूँ। कोई स्ट्रेटेजी, कोई मोटिवेशन नहीं होगा। जो आपने पूछे हैं मैं लगभग हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने बीएड भी किया है क्या? अनु जायसवाल जी का है। तो बीएड किए बिना कैसे मैं फॉर्म भर पाती फर्स्ट ग्रेड का? तो ऑब्वियसली बात है, बीएड मैंने करी है। तो नैन्सी जी का क्वेश्चन है, आप प्लीज़ ज्योग्राफी पढ़ा दो ना पेपर फर्स्ट वाली। तो नैन्सी जी, एक तो मैं लेक्चरर हूँ ऑलरेडी, तो पता नहीं पॉलिसीज़ में आता है कि नहीं आता कि मैं अदरवाइज़ कहीं पढ़ा सकूँ। और दूसरा कि इतना टाइम नहीं होता मेरे पास में कि मैं आपको वादा कर सकूँ कि मैं पूरा पढ़ा पाऊँ। और तीसरा कि मेरे से बेहतर टेक्नोलॉजी वाले न जाने कितने चैनल। अगर मैं कोशिश भी करती हूँ आपके लिए थोड़ा बहुत, तो बहुत कम लोग देखते हैं, 500-600, है ना। तो उनके लिए, फिर इतने से लोगों के लिए मेरा पढ़ाना ऐसे हो जाता है कि यार मैं क्या ही पढ़ाऊँ, है ना। इससे अच्छा कि मैं मोटिवेशन वाले वीडियो कभी कभी बना दूँ, ताकि उन अगर थोड़ी बहुत भी आप मोटिवेट हो पाए मेरे वजह से बच्चे, तो काफ़ी है। इसलिए मैं नहीं पढ़ा पाती, क्योंकि मेरी अभी बहुत ही रूरल एरिया में ड्यूटी है, और वहाँ पे मैं अपना सेटअप अच्छे से नहीं रख पाती कि मैं एक डिजिटल बोर्ड रख पाऊँ, या ऐसा भी कुछ नहीं है मेरे पास यहाँ पे व्यवस्था। तो इसलिए मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो बोर्ड पे पढ़ाई जाती है ना। अब मैं बिना बोर्ड के कैसे क्या ही पढ़ा सकती हूँ आपको, है ना। तो इतनी सारी सुविधाएं मेरे पास यहाँ हो नहीं पाती। इवन लाइट भी बहुत कम आती है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता पढ़ाना। तो कुछ समय जब तक मेरे होम टाउन में पोस्टिंग नहीं होती तब तक तो मैं नहीं वादा कर सकती आप लोगों से। बाकी हाँ, शॉर्ट नोट्स की हेल्प जितनी मैं कर पाती हूँ उतनी मैं करती रहूँगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जीके ट्रिक मैम, शॉर्ट नोट्स बेस्ट है या थ्योरी पढ़े पहले? तो देखो, मैंने कभी नहीं कहा कि आप थ्योरी पढ़ने से पहले शॉर्ट नोट्स बना लो। यार, आपको कोई भी शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट ट्रिक या फिर कोई भी शॉर्ट रास्ता तब तक पास नहीं करवा सकता जब तक कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। और कंसेप्ट तब क्लियर होंगे जब आप बड़े बड़े ऑथेंटिक राइटर्स की बुक पढ़ेंगे या फिर एक अच्छे कोचिंग के नोट्स पढ़ेंगे। तो जब आप वो सब पढ़ लेंगे, वो सब क्लियर होंगे, तभी आप अच्छे शॉर्ट नोट्स बना पाओगे और तभी आपको वो शॉर्ट नोट्स याद होंगे। अगर अपन को ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें याद रहती ना, तो हम तो फिर हमेशा छोटी चीज़ें ही पढ़ लेते। तो मैं जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उसके लिए भी अपन को पहले अपने नोट्स, जो बड़े नोट्स हैं या बुक्स हैं, वो तो पढ़नी पड़ेगी ना। इनको पढ़े बिना हम नहीं पास हो सकते। तो मंजू जहांगीर जी का है शायद, वीडियो बनाओ फर्स्ट पेपर पे। तो फर्स्ट पेपर पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे। इवन मेरा जो पहला पॉपुलर वीडियो था वो था ही फर्स्ट पेपर की रणनीति पे, और तब मैंने पूरी अपनी बुक लिस्ट बताई थी कि मैंने कहाँ से फर्स्ट पेपर तैयार किया। अब इस वीडियो के नीचे है ना, जो पहला कमेंट होगा ना, उसमें मैं पिन कर दूंगी मेरे इनकी जो भी मेरा फर्स्ट पेपर का वीडियो है ना, उसकी मैं लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों से। तो आप लोग जाके वो वाले वीडियोस देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि अब ये क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो, अगर इसमें मैं आपको वो जवाब देने लगी ना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और फिर सुरेश मीना जी का क्वेश्चन है, टाइम टेबल नहीं बैठ रहा है फर्स्ट ग्रेड का, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर ज्योग्राफी का, दोनों पेपर्स के सारे सब्जेक्ट कैसे क्लियर करूं? फर्स्ट सब्जेक्ट तो को पढ़ता हूं तो उसका बहुत दिनों के बाद नंबर, फर्स्ट एक सब्जेक्ट को पढ़ता हूं तो उसका बहुत दिनों के बाद नंबर आता है, इतने टाइम में पहले पढ़े हुए को भूल जाते हैं। तो ये तो सच बात है कि हमारी फर्स्ट ग्रेड ही नहीं, हमारी जितनी भी, आप कोई से भी, चाहे रीड की देख लो, चाहे पटवारी की देख लो, सब में बहुत वाइड सिलेबस है और बहुत सारी किताबें हमें हर एक एग्जाम में पढ़नी पड़ेंगी। और फर्स्ट ग्रेड में तो ऑब्वियसली बात है, सब्जेक्ट और जीके की सारी किताबें हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो हमें करना क्या है,
कि जैसे जैसे एक बार तो आप नॉर्मली, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो एक बार तो आप नॉर्मली सारे सिलेबस की जो भी बुक्स है, मैटर आपके पास होना चाहिए, उन बुक्स को आंखों में से निकाल लो, मतलब एक एक बार रीडिंग कर लो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जैसे आप फर्स्ट पेपर का अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एक मतलब कॉपी ले लो, फिर हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। जैसे मान लो कि अपने बहुत बहुत टॉपिक नहीं है हिस्ट्री के या फिर ज्योग्राफी के, मिनिमम टॉपिक है फर्स्ट पेपर के, तो उनके शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। फिर क्या कि जैसे हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री के बाद में आप राजस्थान पढ़ने लग गए, तो अब हिस्ट्री जो है ना उसका बीच बीच में जैसे संडे को बैठ के 5-10 पेज बनेंगे शॉर्ट नोट्स के, तो संडे को उनका रिवीजन कर लो। इसीलिए मैं कहती हूँ कि शॉर्ट नोट्स और पेपर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों से ही हमारा रिवीजन होता है। और किसी का भी दिमाग कंप्यूटर नहीं होता कि हम रिवीजन बिना करें हमारे सब कुछ चीज़ें याद रह जाएंगी। रिवीजन करना ज़रूरी है, और रिवीजन हम बार बार किताबों का नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप जो भी पढ़े अपने हाथ से जितना छोटा उनको लिख सकते हैं, और उनमें से जितनी इंपॉर्टेंट बातें छांट सकते हैं उनकी छांट के लिख लें। और हर वीकली आप कोशिश करें कि जैसे हिस्ट्री के बाद में राजस्थान पढ़ा है, तो जब राजस्थान कंप्लीट हो गया है तो तीसरा सब्जेक्ट शुरू करने से पहले आप हिस्ट्री का भी रिवीजन कर लो शॉर्ट नोट्स में से, और राजस्थान का भी रिवीजन कर लो। चाहे आपको एक दिन पूरा लग जाए, लेकिन पहले आप अपने बनाए हुए एक बार नोट्स पढ़ लो, और धीरे धीरे जब आप इन नोट्सों को कई बार पढ़ लोगे ना, तो एक दिन तो छोड़ो, आपको 2 घंटे भी नहीं लगेंगे एक सब्जेक्ट को कवर करने में। आपके लिखे हुए नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। और टाइम टेबल नहीं बैठ रहा वो मैं समझ सकती हूँ, आप दिन में 2 या 2.5 घंटे दे फर्स्ट पेपर को, उसके लिए करंट आप डेली लेके चलो। मैं ऐसे कहूँगी करंट आधा घंटा मूवमेल के लिए डेली रखो कि मुझे आधा घंटे की मूवमेल पढ़नी ही है। और इसके अलावा 2 घंटे आप फर्स्ट पेपर को दो, 2 घंटे से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और कम से कम 5-6 घंटे अपने सेकंड पेपर को दो, जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है। और रुक्मणी चौधरी जी का मैसेज है सेकंड ग्रेड से, क्या सेकंड ग्रेड से फर्स्ट पेपर इंग्लिश कहाँ से पढ़े मैम? हितेश फौजदार जी का मैसेज है। देखो फर्स्ट पेपर इंग्लिश क्योंकि मैं आरएस की तैयारी कर रही थी, तो मैंने मेंस भी दिया था उसी टाइम पे, इसलिए मैंने तो पढ़ी थी रस्तोगी में से, है ना, बीके रस्तोगी की बुक आती है, तो जिसमें हमारे फर्स्ट पेपर इंग्लिश की सारी चीज़ें आती हैं। आप कोई छोटी और गाइड जो आती है, जो गाइड आती है अपने फर्स्ट पेपर की, वो भी खरीद सकते हो। लेकिन अगर रस्तोगी की बुक है, थोड़ी वाइड पड़ती है, लेंथी पड़ती है, लेकिन हमारे तो मेंस में फोर्थ पेपर होता है हिंदी इंग्लिश का है, तो मैंने तो मतलब ठीक ठाक ऑलरेडी मेरी हिंदी इंग्लिश थी, तो मैंने रस्तोगी में से, क्योंकि मेरा हमेशा से रस्तोगी में से पढ़ा हुआ है, तो मैंने रस्तोगी में से पढ़ी थी। बाकी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ही लेंदी हो जाती है रस्तोगी, तो सिर्फ इंग्लिश के लिए अगर आप रस्तोगी पढ़ रहे हो तो मुझे लगता है थोड़ी हैवी पड़ेगी। आप जो गाइड में हमारे आते हैं हिंदी और इंग्लिश, उनमें से कवर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 5-5, 6-6 क्वेश्चन आते हैं, तो यार इतनी चीज़ के लिए इतनी बड़ी बुक तो हम पढ़ नहीं सकते। बाकी मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हो, जिसमें इंग्लिश भी है, इंग्लिश को आप स्किप भी कर सकते हो फर्स्ट पेपर में। और राधे श्याम संजना का मैसेज है, हिंदी से हमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है मैम, आप हिंदी सब्जेक्ट का भी वीडियो बनाओ प्लीज़। तो देखो मैं खुद ज्योग्राफी की हूँ, तो मैं हिंदी सब्जेक्ट का वीडियो कैसे बनाऊँ, आप ही बताओ। एक मैम है हमारे जो नई लेक्चरर बन के आई है हिंदी से, मैंने उनको बोला था कि मैम आप एक इंटरव्यू कर दो बच्चों को, ताकि बच्चों को हेल्प हो जाए, लेकिन सबकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, तो उनकी फैमिली ने मना कर दिया, तो वो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, कि उन्होंने बोला कि नहीं मैं कैमरा के सामने नहीं आ सकती। हाँ मैं एक काम कर सकती हूँ कि उनसे पूछ के आपको बुक लिस्ट वगैरह बता सकती हूँ हिंदी की, इतना कर सकती हूँ, ठीक है। तो और तो मैं क्या ही करूँ, मुझे इतना नॉलेज है नहीं। देवेंद्र कुमार धाकर जी का मैसेज है, मैम थोड़ी बहुत टेंशन सी होती है, इतने टाइम से पढ़ाई करो और लास्ट तक पढ़ाई का शेड्यूल सही से सेट नहीं हो पाता, क्या पढ़ाई में अप डाउन करना सही है क्या? क्या पढ़ाई करते टाइम अप डाउन करना सही है क्या? तो देखो टेंशन तो होगी, अगर हमें टेंशन नहीं है तो हमारे लिए चिंता की बात है, बाकी टेंशन होना तो सही है, क्योंकि हम सीरियस है तो ऑब्वियसली बात है टेंशन होगी, और थोड़ी बहुत टेंशन होनी भी चाहिए। और शेड्यूल सही नहीं हो रहा तो मैं फिर से कहूँगी कि हम कोई रोबोट नहीं है कि हमने एक टाइम टेबल बना लिया और हम 7 के 7 दिन उस टाइम टेबल को फॉलो करें। मैं ये कहूँगी कि आप अपने लिए भी समय निकालो, सुबह उठ के थोड़ा सा योगा मेडिटेशन ज़रूर करो, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो दिमाग को निचोड़ के रख देती है, तो
थोड़ा सा समय अपने लिए रखो। जैसे कि 1:30 बजे 2 बजे आप खाना खा रहे हो, तो खाना खाते वक्त आपका जो भी दोस्त है ना, उससे बातें कर लो। जहाँ भी आप पढ़ते हो, भाई है, दोस्त है, बहन है, उससे थोड़ी बातें कर लो, माइंड को थोड़ा सा चिल आउट कर लो। पढ़ रहे हो 1.5-2 घंटे में एक ब्रेक ले लो, उससे चिल आउट कर लो। तो ऐसा नहीं है कि हम फिक्स्ड रोबोट की तरह जो हमने टाइमर डिसाइड कर लिया उसके अकॉर्डिंग ही पढ़े। जितनी देर आपका मन लग रहा है उतनी देर पढ़ो। बस ये है कि जितनी देर हम बुक्स को लेके बैठे हैं ना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि उस टाइम सिर्फ बुक्स ही पढ़ रहे हैं। ये नहीं है कि मोबाइल खोल के बैठे हुए हैं, बुक सामने पढ़ी है, तो फिर पढ़ाई नहीं होनी है। और रही बात अप डाउन की, तो अगर आपका 10-15-20 मिनट का, आधा घंटे का अप डाउन है, पढ़ाई के लिए है, तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपका लंबा अप डाउन है कि 1.5-2 घंटे आप जाने के, 1.5-2 घंटे आने के ले रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो हमारे लिए वैल्यूएबल होगा। क्योंकि इससे अच्छा तो फिर हम 2-3 घंटे अगर ट्रैवलिंग में ही ख़राब कर रहे हैं, तो फिर इससे अच्छा घर में ही पढ़ लें। और अगर आपकी ट्रैवलिंग हो रही है तो बहुत सारे वीडियोस होते हैं ऑनलाइन, तो आप ईयरफोन लगा के बस में आते जाते टाइम अपना रिवीजन ही कर सकते हो, उनके थ्रू ही कर सकते हो ना। ट्रैवलिंग के टाइम भी कर सकते हो। मैं खूब पढ़ा करती थी ट्रैवलिंग के टाइम पे, है ना। सोनू वैष्णव जी का मैसेज है, नाइस मैम, आपकी हर एक वीडियो देखती हूँ। मुझे भी ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है और ससुराल में रहती हूँ, आंगनबाड़ी का काम भी करती हूँ, पढ़ाई नहीं हो पाती, मुझे बहुत टेंशन हो पाती। तो देखो सोनू जी, ससुराल में एक तो वैसे ही बहुत काम होता है, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ। और दूसरा, अगर आप आंगनबाड़ी का काम भी करती हैं तो फिर मुझे लगता है कि जो भी आप फ्री टाइम निकाल पाते होंगे उसमें आप आंगनबाड़ी को टाइम दे पाते होंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हो पाएगी। फर्स्ट ग्रेड की क्या, आजकल कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमें भाई प्रॉपर टाइम चाहिए, तपस्या चाहिए। क्योंकि ना हर एग्ज़ाम में बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया है। तो ना आपको एक चीज़ तो छोड़ना पड़ेगा कि या तो आप जब वैकेंसी आ जाए या जो भी है तब आप अपने पीयर चले जाओ, पीयर जाके 6 महीने तक पढ़ सकते हो, या फिर यार आंगनबाड़ी कुछ दिन के लिए छोड़ दो। क्योंकि ससुराल का काम जल्दी से 10-11 बजे तक निपटा के और फिर 11 से लेकर 4 बजे तक आप अपनी पढ़ाई को टाइम दे दो, तो ऐसे कर सकते हो। जो मैं एक मैम बता रही हूँ, जो हमारे नई आई है हिंदी की मैम, वो मुझे बताती है कि जब वैकेंसी, मतलब उन्होंने, उनकी बहन टीचर थी, तो उन्होंने अपनी छोटी बच्ची है और वो ससुराल में रहते थे, तो बच्ची को लेके वो पढ़ नहीं पाते थे ससुराल में। तो उन्होंने बहुत कम से कम 5-7 महीने बता रहे थे वो कि अपनी सिस्टर के पास चले गए थे, और सिस्टर जो है स्कूल लेके चली जाती थी बच्ची को। और जब बच्ची चली जाती थी तो उनके पास 6 घंटे का टाइम होता था, वो 6 घंटे बहुत पढ़ती थी, है ना। तो इस तरह से हमें कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा यार, इतने काम के साथ हमारी पढ़ाई नहीं हो सकती है। आस्था जी का मैसेज है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, वही सब्जेक्ट मैनेज कैसे करें, तो मैंने बोला है कि 2 घंटे हम फर्स्ट पेपर को दें, कम से कम 5-6 घंटे सेकंड पेपर को दें। फर्स्ट पेपर में एक सब्जेक्ट लेके चलो, कि जैसे हिस्ट्री पढ़नी है, पहले हिस्ट्री कवर कर लो, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। फिर आपको हिस्ट्री रिवाइज नहीं करनी, उसके शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करने पड़ेंगे। ऐसे ही फिर पॉलिटी ले लो, पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स बना लो। इस तरह से हमें कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और K13 RPSC का मैसेज है, प्लीज़ सजेस्ट मी मैम फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की बुक लिस्ट। तो मैं आपको पहले से वीडियो बनाए हुए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी इसका लिंक मैं आपको। रतन लाल जी का मैसेज, फर्स्ट पेपर कैसे करें, ये हो गया। और देवेंद्र कुमार धाकर जी का, एवरीडे सेम शेड्यूल फॉलो नहीं हो पा रहा था, मैंने बता दिया उसका जवाब। और मूवी क्लिप स्क्रीन, दीदी मैं कुलदीप हूँ, दीदी साइकोलॉजी से MA कर रहा हूँ, मेरा क्या फ्यूचर है। तो देखो मुझे पता नहीं है साइकोलॉजी से MA करने वालों का क्या फ्यूचर है, क्योंकि मैं सिर्फ एक टीचर हूँ ना। मुझे अपने सब्जेक्ट की भले ही जानकारी हो, जिसके लिए भी मैं ये नहीं कहूँगी कि अपने सब्जेक्ट की भी मुझे भरपूर जानकारी है, बट औरों के सब्जेक्ट की देखो मुझे इतनी जानकारी नहीं है। बट मुझे ऐसे पता है कि जो थोड़े लोगों की नज़र में कम सब्जेक्ट आते हैं ना, उनमें थोड़ा कॉम्पिटिशन कम होता है। हाँ, तो अगर एक भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहा तो चिंता का विषय है, फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे। अगर ठीक है हमारे 50% क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 40% सही हो रहे हैं, तो ठीक है कि हमारा स्तर सही चल रहा है। लेकिन एक भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहा तो भाई पढ़ाई ध्यान से करो। मुकेश सिंह जी का क्वेश्चन है, मैम मैं बिहार से हूँ और बिहार में टीचर की वैकेंसी आने वाली है, और मैम मैं PRT की प्रिपरेशन करती हूँ। तो मुस्कान सिंह है ये शायद, हाँ। तो मैम हमारे लिए भी कुछ बताना, मैं कल आपकी वीडियो का वेट करूँगी मैम। तो मुस्कान जी, PRT के लिए मैं क्या बताऊँ यार, मैं तो सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि जब मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में फ़ेल हुई हूँ, जब मुझे सफलता मिलने लगी
कब मिलने लगी, एक तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू किया, दूसरा बार बार रिवीजन करना शुरू किया, और तीसरा पहले मैं पेपर देने से डरती थी, फिर मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस बुक खरीदी और जो भी जिस भी सब्जेक्ट की मैं तैयारी कर रही हूँ उसके पेपर बार बार देना शुरू किया मैंने। हर डेली मैं पेपर सॉल्व करती थी, चाहे मेरे नंबर कम आ रहे हो बट मैं पेपर सॉल्व करती थी। तो मुझे तो लगता है कि रिवीजन और पेपर सॉल्विंग की प्रैक्टिस है ना, यही हमारी सफलता की कुंजी होती है। तो पढ़ाई तो है ही है, पढ़ना तो है ही है, साथ ही रिवीजन करते रहें और पेपर सॉल्व करते रहें। मैंने कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं दिया, मैं अब तैयारी प्रारंभ कर रहा हूँ। तो मैम बताइए किसकी तैयारी करूँ, रीड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, प्राध्यापक जो भी है, तीनों में से किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो मुझे आपकी पढ़ाई का लेवल नहीं पता, आपका जो लेवल है, जिस स्तर पे आप पढ़ाई कर सकते हो उस स्तर की पढ़ाई करो। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप फर्स्ट ग्रेड की कर सकते हो, और अगर आपकी जीके अच्छी है, सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की कर सकते हो। और फर्स्ट पेपर कैसे करें, फर्स्ट पेपर कैसे करें, ये सब हो गए। और एक जने का मैसेज है, हाँ संदीप बेनीवाल जी का मैसेज है, कितना नंबर था भाई थारा टोटल सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर में। तो देखो अभी मेरे को 3 साल हो गए हैं ना, कितने नंबर थे, तो 3 साल हो गए यार। मेरे को अब नंबर मेरे याद ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम क्रेज़ था कि ठीक है कि हम देखें अपनी मार्कशीट वगैरह। तो मुझे इतना याद है कि मेरे 389 कुछ रैंक थी ओवरऑल, और मेरे लड़कियों में 182 या ऐसे कुछ रैंक थी, है ना। तो इसके साथ ही एक और मैसेज जो मैंने पहले कल पढ़ा था, अब तो मुझे नहीं पता वो कहाँ मिलेगा, कल मैंने पढ़ा था जिसमें एक लिखा हुआ था, एक मैसेज था कि इतना तेरा EWS से तो सिलेक्शन हुआ है, तो हमें क्या ही गाइड करेगी। तो सच है कि मेरा EWS से सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट ग्रेड में। बहुत सारे लोगों के बहुत बार मैसेज आते हैं कि आपका EWS से सिलेक्शन हुआ है। तो एक बात बताओ, क्या EWS से सिलेक्शन होने वाले इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, है ना। पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ कि EWS में सिलेक्शन होने के बाद में भी मेरी 389 रैंक आई है ना। तीसरी चीज़ ये कि सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम ही है जिसमें मेरा EWS से सिलेक्शन हुआ है। मैंने पहली बार ही, मतलब EWS उसी टाइम चला था, तो मैंने पहली बार लगाया था, तो मेरा सिलेक्शन हुआ है। नंबर मैं आपको दिखा दूंगी दोनों सब्जेक्टों के, मैं मार्कशीट ही ढूंढूंगी, क्योंकि अभी मैं देख रही थी डॉक्यूमेंट्स में, मुझे मिली नहीं वो मार्कशीट मेरी। ठीक है, एक वीडियो नेक्स्ट में इसी पे बनाऊंगी और जिसमें मैं अपनी मार्कशीट लगा दूंगी, दिखाऊंगी आपको, है ना, कि मेरे फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में कितने नंबर थे। तो मुझे ये बताओ कि सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में मेरा EWS में सिलेक्शन हुआ है, मेरे RS में भी 1021वीं रैंक आई थी। इसके साथ ही मैंने SI का एग्जाम भी पास किया है, मैंने रीट का एग्जाम भी पास किया है, मैंने नेट का भी एग्जाम पास किया है, मैंने CTET का भी एग्जाम पास किया है, जिसमें किसी में मेरे पास में कोई EWS नहीं था, है ना, उनमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। और दूसरी चीज़ कि अगर हमारे किसी के 383 नंबर है, किसी को 345, किसी के 331 नंबर है, किसी के 332 नंबर है, तो एक एक 2-2 नंबर से क्या मतलब, सिर्फ ये तो वही बात हो गई ना कि रैंक से हमारी योग्यता डिसाइड होती है। ठीक है, और उन्होंने लिखा था कि अगर तू OBC में होती ना तो तू आसपास भी नहीं होती, है ना, जितने तेरे नंबर है। तो अगर ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ कि जितने नंबर पे मैं फेल होती थी ना हर बार नेट में या जिस भी एग्जाम में, अगर मैं किसी और कास्ट से होती तो उतने नंबर में मेरी JRF निकलती, है ना। तो ये चीज़ें तो मैं भी बोल सकती हूँ। तो अगर हमें किसी चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है तो क्यों नहीं उठाया जाए। और मैंने बहुत सारी एग्जाम्स पास करी है, सब में मेरे पास में EWS नहीं था, तो इसलिए मैं और मैं कभी खुद को कहती भी नहीं हूँ कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। और एक जने का और मैसेज था कि इतना घमंड करना ठीक नहीं है, तो मतलब कोई खास। और हाँ, किसी का मैसेज ये भी था कि तेरी रैंक कोई बहुत अच्छी नहीं है जो तू हमें ज्ञान देती है। मेरा एक दोस्त है जिसकी 4th रैंक है, लेकिन उसने कभी वीडियो नहीं बनाया। तो मैं तो खुद ही बोलती हूँ, मैंने तो आप लोगों को ज्ञान देने से ज़्यादा मैंने ये बताया है कि मैं कितनी बार फेल हुई हूँ। मेरे हर एक वीडियो में आप सुनोगे कि मैं कितनी बार फेल हुई हूँ। पर मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगी कि यार, रैंक से कोई इंटेलिजेंट नहीं बनता। बहुत सारे बच्चे जो ज़िंदगी भर नौकरी नहीं लगेंगे, लेकिन वो मेरे से तो बहुत इंटेलिजेंट होंगे और उन्होंने बहुत पढ़ाई करी होगी ज़िंदगी में, है ना। तो रैंक से या फिर किसी कैटेगरी से ऐसे तो हम कह सकते हैं कि SC ST के बच्चे जो हमसे हमेशा कम नंबर लाते हैं, इसका मतलब उनमें कोई इंटेलिजेंट नहीं है। तो यार, ये थोड़ी मतलब होता है कि हम किसी कैटेगरी से पास हो रहे हैं या फिर हमारे लोगों से 10 नंबर कम है, 5 नंबर कम है, तो हम टफर हो गए। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि ना तो देखो मैंने आप में से किसी को ज्ञान दिया, और जो मेरा फर्स्ट वीडियो था वो मेरे फेलियर्स, मेरे फर्स्ट वीडियो जो चैनल पे है उसका टैग ही यही है, फेलियर से फर्स्ट ग्रेड तक। तो मैंने तो हमेशा बोला है कि जो जितनी ज़्यादा असफल होके सफलता देखता है ना, उसको उतनी ही ज़्यादा खुशी होती है। और
और मेरी फर्स्ट ग्रेड में अगर मैं EWS से सेलेक्ट हुई हूँ तो उसका रीज़न ये है कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ 1 और 1.5 महीने की तैयारी थी मेरी फर्स्ट ग्रेड की। मेरी तो तैयारी RAS की थी। 3 बार मैंने RAS दी है, मैंने तीनों बार प्री पास करी है, 2 बार मेंस पास करी है, 1 बार मैंने इंटरव्यू दिया है। तो मेरी तो तैयारी ही नहीं थी। ऐसे तो मैं अगर बढ़ाई करने के लिए कहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करती तो हो सकता है मैं भी टॉपर्स में होती, लेकिन मैंने तो ज़िंदगी में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी ही नहीं थी। मैंने तो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करी थी, तो बाई चांस मैं इस एग्ज़ाम में पास हो गई। तो फिर भी मैं ये कहूँगी कि यार मैं कोई नहीं होती हूँ किसी को ज्ञान देने वाली, ना ही मैं इतने इंटेलिजेंट हूँ कि मैं आप लोगों को ज्ञान दे सकूँ। मैं सिर्फ आपसे मेरे अनुभव साझा करती हूँ। और मेरा जो चैनल है ना वो ज़्यादातर उन लड़कियों के लिए है जो मेरे जैसी हैं, जो बहुत बार फेल हो रही है, जिनको बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ रहा है, जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है, जिन पे शादी का प्रेशर है और फिर भी मतलब लगी पड़ी है कि कहीं ना कहीं हमें नौकरी मिल जाए। बहुत बहुत फ़र्क होता है लड़के और लड़कियों की ज़िंदगी में। संघर्ष दोनों के में होता है, अपने अपने तरह के संघर्ष दोनों के में होता है, बट फिर भी लड़कियों के लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे को ऐसा परिवार मिला जिसने मुझे सपोर्ट किया तो मैं यहाँ तक आई। तो इसलिए मतलब रैंक जो मेरी 383 आई थिंक 383 थी या 343 थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं आपसे मार्कशीट शेयर कर दूँगी अगले वीडियो में। तो अगर मेरी वो है तो मैं फिर से कहूँगी कि फर्स्ट ग्रेड के लिए मैंने कभी डेडिकेट तैयारी करी ही नहीं। मेरा सितंबर में मेरा SI का वो हुआ था फिजिकल, तो मैं अक्टूबर की उसकी तैयारी करके आई थी। और 7 जनवरी को एग्ज़ाम था मेरा फर्स्ट ग्रेड का, और SI की तैयारी करके भी दिवाली थी, मैं चली गई थी। और आई थिंक मैं शायद अक्टूबर लास्ट में आई थी वापस घर से। और फिर मैंने 2-2.5 महीने में देख लो, मेरी जनवरी में एग्ज़ाम थी, उसमें मैंने दिसंबर में नेट के एग्ज़ाम पास करी और जनवरी में मैंने फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम पास करी। तो मेरे पास 2-2.5 महीने भी नहीं थे पूरे। और ज्योग्राफी मुझे छोड़े न जाने 2015 के बाद में मैंने नेट भी नहीं दिया था, तो मुझे कितने साल हो गए थे, 5 साल हो गए थे। तो सोच लो कि यार मेरे रैंक का असर तो उस पर भी पड़ेगा। तो फिर भी मैं ये कहूँगी कि मैं कोई नहीं होती किसी को ज्ञान देने वाली। अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद आती हैं, मेरे अनुभव पसंद आते हैं, और जो स्कूल के वीडियो में शेयर करती हूँ वो इसलिए करती हूँ कि बहुत बार ना हमें निराशा छा जाती है कि लाइक क्या ही हम तैयारी करें, छोड़ देते हैं यार, ठीक है जो ज़िंदगी मिली है भगवान ने वैसे जी लेते हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए शेयर करती हूँ कि आपको ना एक थोड़ा सा उत्साह मिले कि यार ठीक है, हमारा जो सपना है हम अगर उसको पूरा करेंगे तो इस तरह की ज़िंदगी जिएंगे। और एक चीज़ और कह सकती हूँ कि आपका दोस्त या किसी का भी दोस्त फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक वाला होगा, लेकिन जितनी डेडिकेशन से मैं पढ़ा रही हूँ उतनी डेडिकेशन से ज़रूरी नहीं है सबको ही पढ़ा पाए। स्कूल की बात कर रही हूँ, जितना यार मैं अपने उससे करती हूँ, जॉब से करती हूँ, उतना सब नहीं करते होंगे जो आपको मेरे वीडियोस में भी दिखता होगा। और रैंक फर्स्ट भी आ सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सब कोई वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड हो और सबको कैमरा फेस करना आता हो, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी शैली होती है, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है। तो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है कि लोगों से इंटरेक्ट करूँ या फिर सामने वाले को अपने अनुभव बताऊँ। और ज़्यादातर मेरा शुरुआत से लड़कियों की तरफ रुझान रहा है कि मैं लड़कियों को एक प्रेरणा दे पाऊँ कि यार मैंने बहुत लड़ पीट के और बहुत संघर्ष करके, बहुत बार फेल होके लास्ट में कैसे ना कैसे करके नौकरी पा ली, तो आप भी पा सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग जज करने के लिए रेडी हो, मतलब ठीक है, आप करना चाहो जैसे कर सकते हो। रवि दलिया जी का मैसेज है, कुलदीप यादव सर की बुक आती है, वो मैटर सफिशिएंट रहेगा क्या, ये बता दो प्लीज़। तो मुझे नहीं पता, मैंने कुलदीप सर की बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने बहुत लोगों से उसके वो रिव्यू सुने हैं, अच्छी बुक बताते हैं, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी है। पर मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप चाहे फर्स्ट पेपर के लिए चाहे सेकंड पेपर के लिए, अगर आप सोच रहे हो कि आप एक बुक से पास हो जाओगे तो नहीं हो पाओगे। सेकंड पेपर में हमारी ज्योग्राफी और हमें बाकायदा पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है, तो एक बुक में इतनी ज्योग्राफी आ ही नहीं सकती, हमें कम से कम 10-15 बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेंगी। संतोष सैनी जी का मैसेज है, मेरा फर्स्ट पेपर तो क्लियर हो गया, सेकंड पेपर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के बारे में बताओ, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रही हूँ तो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। संतोष जी, क्वेश्चन तो देखो फिजिकल ज्योग्राफी में से बहुत ज़्यादा आते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में जो अपना फिजिकल वाला पार्ट है उसमें से भी आते हैं, जलवायु वाले में से भी आते हैं, समुद्र में से कम आते हैं। इसके अलावा चिंतन में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे सिद्धांत है ज्योग्राफी में, चाहे कृषि भूगोल का हो, चाहे व्यवसायिक भूगोल का हो, चाहे औद्योगिक भूगोल का हो, उन सिद्धांतों में से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हो तो आपको अंदाजा लगेगा, नेट के जितने भी पेपर हुए हैं ना, हर 6 महीने में पेपर होते हैं,
उनको देखो आप, है ना, उनसे प्रैक्टिस करो। आपको अंदाजा लग जाएगा कि ज्योग्राफी में कौन से पेपर इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बुग्गू @बुग्गू का मैसेज है, मैम सिर्फ ज्योग्राफी के हिसाब से वीडियो ना बनाएं, हम बाकी सब्जेक्ट्स के भी होते हैं, सबके हिसाब से बताएं कि हम भी देखें। और हम पढ़ते हैं तो बहुत है, बट पढ़ नहीं पाते, ऐसे हो जाता, पढ़ नहीं पाता, ऐसे हो जाता है कि कभी लगता है कि हम पीछे रह गए, कभी लगता है आज ही सारा पढ़ ले। बहुत कम पढ़ पाते हैं, मैं हिस्ट्री से हूँ, बहुत सारे सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाते, छूट जाते हैं, तो लगता है कि भूल गए हैं पीछे का। तो वो तो सेम चीज़ सबके साथ होती है, सारे सब्जेक्ट वालों के साथ। बट मैं यही कहूँगी कि फर्स्ट पेपर के जो आप है ना टॉपिक्स गूगल पे से छाटो या फिर किसी भी कोचिंग नोट्स में से छाटो, एक अपनी शॉर्ट नोट्स की कॉपी बना लो। फर्स्ट पेपर की तो कम से कम बना ही लो, ताकि उसका बार बार उसी कॉपी को रिवाइज करना पड़े आपको, बार बार एनसीईआरटीज या फिर आरबीएससी की बुक्स या फिर किसी कोचिंग के नोट्स नहीं खोलने पड़े। वो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। मैथ साइंस का जब भी आप बोर हो रहे हो, दिन में एक बार आधा घंटे के लिए थोड़ी सी मैथ साइंस नहीं, रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लो। और मूमल जो करंट अफेयर है, मूमल को रोज़ आधा घंटे लेके चलो। इसके साथ ही मैं कहूँगी कि जो भी आप पढ़ रहे हो अपने हाथ से उसके बहुत छोटे नोट्स बनाते जाओ। और हर संडे को कोशिश करो कि आज सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। हर 7 दिन 15 दिन में अगर रिवीजन होता रहेगा तो आप पीछे का नहीं भूलोगे। मैम आप ये बताइए कि क्या हम सिर्फ नोट्स पढ़कर एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, और या फिर वो मोटी किताबें पढ़ना कंपलसरी है? अगर आप किसी कोचिंग के नोट्स खरीद रहे हो और पूरे नोट्स है, मतलब जो हमारा सब सिलेबस है उसके पूरे अगर आपके पास है, तो आप बिल्कुल उसको पढ़ के कवर कर सकते हो, उसको पढ़ के पास हो सकते हो। और अगर आपके पास में पूरा मैटर नहीं है तो फिर आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो अगर आप किसी कोचिंग पे भरोसा करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैम मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ और मेरा सब्जेक्ट SST है। बेनीवाल जी चौधरी जी का मैसेज है, मैं साइंस से हूँ और PG ज्योग्राफी से करी है। कार्टोग्राफी बहुत हार्ड लगती है, 2-3 टॉपिक बताओ जो हम स्किप कर सकते हैं। तो कार्टोग्राफी मुझे भी हार्ड लगती थी, हालांकि अब जब मैं 11th-12th में वो टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, मुझे ना मैथ्स का डर लगता था। तो मुझे वो जो हमारे होते हैं मीन मोड मीडियन वाला टॉपिक वो बड़ा हार्ड लगता था। लेकिन अब अगर आप 11th-12th की बुक में से पढ़ो, आपको कार्टोग्राफी बड़ी आसान लगने लगेगी। सिर्फ 11th और 12th की प्रैक्टिकल बुक पढ़ो और उनमें हमारा सारा सिलेबस है जो हमारे फर्स्ट ग्रेड में कार्टोग्राफी का दिया हुआ है। एक बार उसमें से कोशिश करके देखो, कार्टोग्राफी क्लियर हो जाएगी। बाकी मैंने फर्स्ट ग्रेड के टाइम पे स्किप करी थी, कार्टोग्राफी मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन उसकी वजह से कार्टोग्राफी में कम से कम 10 क्वेश्चन तो आते ही हैं। उसकी वजह से नुकसान हो जाता है यार हमारा। जो लोग आज मुझे ताने दे रहे हैं कि आपकी रैंक कम थी या ऐसे थी, तो मेरे को स्किप करनी पड़ी थी क्योंकि मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिला था कि मैं पढ़ पाऊँ। लेकिन आप पढ़ सकते हो। 11th और 12th की आरबीएससी की जो बुक्स चलती है ना, उसमें से पढ़ना। अब जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, तो अब मुझे बड़ी आसान लगती है कार्टोग्राफी। अब मुझे दुख होता है कि मैंने क्यों छोड़ी थी उस टाइम पे, है ना। तो आप मत छोड़ो, आप स्किप मत करो यार, अपने सब्जेक्ट की कोई भी चीज़ स्किप मत करो, क्योंकि फर्स्ट पेपर में से कुछ टॉपिक स्किप करने पड़ते हैं। जैसे मैंने साइंस नहीं पढ़ी थी, मैंने मैथ्स तो मैंने फिर भी पढ़ी थी, मैथ्स के हार्ड टॉपिक नहीं पढ़े थे, इजी टॉपिक तो मैंने पढ़ लिए थे। और इंग्लिश मैंने जो RS मेंस में पढ़ी थी वही पढ़ी थी, अलग से इंग्लिश नहीं पढ़ी थी फर्स्ट ग्रेड के टाइम पे। तो ऐसा कुछ चीज़ हमें फर्स्ट पेपर में स्किप करनी पड़ेगी, तो सेकंड में मत करो आप। बस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तो शायद 30-40 कमेंट ही हुए हैं, 176 कमेंट पढ़ने हैं मुझे, और मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी कमेंट स्किप नहीं करूँ, मैं सारे कमेंट आपके पढूँ। तो इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें मैं और आपके क्वेश्चन का वीडियो मतलब ले लूँगी और उसका एक वीडियो बना दूँगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर आप भी इंटरेस्टेड नहीं रहोगे वीडियो देखने में। और मैंने कुछ गलत सलत बोला हो, क्योंकि मैंने कभी ना चैनल पे मतलब जो एक, वैसे मेरे चैनल पे सारे पॉजिटिव कमेंट ही आते हैं, बट एक आध जो इस वीडियो पे, इस कम्युनिटी पे उल्टे पुल्टे कमेंट आए थे, तो आज मैंने जवाब दिया है उन सब का। मार्कशीट मैं आपके साथ में मेरी शेयर कर दूँगी। मुझे कोई शर्म नहीं है कहते हुए कि हाँ मैंने EWS से पास करी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम है जो बिना EWS के भी पास करी है ना। तो इतना ही रखते हैं। आप लोगों का अधिकार है, सोशल मीडिया है जज करने का, तो आप आराम से जज भी कर सकते हो। और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, जिन लोगों को क्वेश्चंस के जवाब नहीं मिले उनके लिए सॉरी, नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं बहुत जल्दी। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।